तो चलिए अब समझते हैं कंपैरिजन। अब हमने लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल रोटेशन समझ लिया है। अब हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो यह लिखा है अपर लिम्ब और ये लिखा है लोअर लिम्ब। पहले फंक्शन देखते हैं। अपर लिम्ब का फंक्शन क्या है, फर्स्ट लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ। इसका फंक्शन है प्रीहेंशन, यानी मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ग्रैस्पिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड थंब। जबकि लोअर लिम्ब का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, होमोलोगस ऑर्गन्स, सिमिलर इन ऑरिजिन डिफरेंट इन एक्शन, है ना, यह फंक्शन बोल दो। बोन्स की बात करें तो यहाँ पर जो बोन्स होती है अपर लिम्ब की कौन सी है, स्मॉल होती है साइज में इन कंपैरिजन टू लोअर लिम्ब, और वीक होती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ है फीमर, टिबिया, फिबुला, ये लार्ज होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ के जो जॉइंट होते हैं स्मॉल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, आसानी से इनमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, आसानी से ये डिसलोकेट हो जाते हैं। जबकि पैर की बात करें तो ये लार्ज होते हैं और मोर स्टेबल होता है। ठीक है, मसल की बात करें तो अपर लिम्ब की जो मसल होती है स्मॉल होती है और अटैच होती है स्मॉल बॉडी एरिया से, किसी ज़्यादा बड़े एरिया पर वो अटैच नहीं होती। एंटी ग्रेविटी मसल्स लेस डेवलप्ड, और ये जो मसल्स होती हैं यहाँ पर एंटी ग्रेविटी मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। मतलब जहाँ पर हमारे को इरेक्ट पोस्चर करना हो अपने पूरी बॉडी का, वो कहाँ काम आएंगी ज़्यादातर, स्पाइन पर, तो उनको हम एंटी ग्रेविटी मसल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एंटी ग्रेविटी मसल का कोई ज़्यादा खास काम नहीं है, तो इसलिए ये लेस डेवलप होते हैं। जबकि पैर में एंटी ग्रेविटी मसल्स का बहुत काम है, जैसे काफ मसल्स है, ठीक है, लेग में होती है, तो ये एंटी ग्रेविटी मसल मोर डेवलप होती है। और जो मसल्स होती हैं लार्ज एंड अटैच टू द लार्ज बॉडी एरिया, ठीक है, जैसे हमारी थाई की मसल्स हैं, काफ मसल्स है, ये सब बड़ी मसल्स बनाते हैं। फिर बात करते हैं गर्डल। तो यहाँ पर जो पेक्टोरल गर्डल बनता है वो किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, बेसिकली क्लेविकल एंड स्कैपुला। नो आर्टिकुलेशन विद वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ कोई आर्टिकुलेशन नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि इसको ट्रू गर्डल नहीं बोलते। ठीक है, आर्टिकुलेशन विद एक्सियल स्केलेटन इज वेरी स्मॉल थ्रू अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी कि बेसिकली मैंने वो टॉपिक क्यों पढ़ाया था। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस पूरे डिफरेंस को समझने के लिए हमें वो बेस पढ़ना जरूरी था। ठीक है, अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन, दैट इज हिप बोन, आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम, है ना, यानी बॉडी एक्सिस के साथ आप अटैच हो। अगर आप उसे हटा दोगे तो बॉडी एक्सिस बचेगी नहीं, इसीलिए ये ट्रू गर्डल है। आर्टिकुलेशन विद एक्सियल स्केलेटल इज लार्ज थ्रू सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट के थ्रू ये अटैच रहता है, तो इसीलिए इसको ट्रू गर्डल बोलते हैं। प्री एक्सियल बॉर्डर आपको पता है, यहाँ पर प्री एक्सियल बॉर्डर किधर होगा, जो थंब के साथ होगा। तो यहाँ पर थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, लेटरली, है ना, थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, लेटरली। जबकि यहाँ पर ग्रेट टो किधर पॉइंट आउट कर रहा है, मीडियली। तो इसका प्री एक्सियल बॉर्डर किधर होगा, लेटरली, और इसका मीडियली। The hip bone essentially consists of three components, ilium, ischium and pubis, which later fused to form single bone. इसीलिए हिप बोन को और क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन, जिसको कोई एक खास नाम नहीं दिया जा सकता, इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से अब डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वेट। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेट और ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स इन द अपर लिम्ब, ये भी एक टॉपिक दे रखा है बुक में। इसको देखते हैं। द पेक्टोरल गर्डल ऑन ईच साइड कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, क्लेविकल एंड स्कैपुला। ओनली क्लेविकल इज अटैच्ड टू द रेस्ट ऑफ द स्केलेटल बाय स्मॉल जॉइंट, दैट इज स्टर्नोक्लेविकल। पता नहीं कितनी बार इस बात को ये रिपीट करेंगे, तो ये हमें पता है अच्छे तरीके से कि पेक्टोरल गर्डल में मेन जॉइंट कौन सा है अपना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। The two bones of girdles are joined together by even smaller joint, the acromioclavicular joint। और यहाँ पर भी ये दो बोन मिलकर जो गर्डल बना रही है, उनके बीच में भी एक छोटा सा जॉइंट है। मैंने आपको बताया था क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के बीच में, दैट इज कॉल्ड acromioclavicular joint। The clavicle is attached to the scapula by strong coracoclavicular ligament। यहाँ पर कौन सा लिगामेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इस पूरे फोर्स को एक तरीके से बांध के रखता है, वो है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द अपर लिम्ब। क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट भाई, पूरा यही तो एक लिगामेंट है, एक जॉइंट है छोटा सा, और यही तो एक पूरा लिगामेंट है जिसने पूरे इस हैंड को इसके साथ अटैच कर रखा है।
ठीक है। एंड द क्लेविकल इज एंकर्ड टू द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज बाय कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और ये इसको एडिशनल सपोर्ट मिलता है क्लेविकल को किससे, हमारे फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से, या ये जो रिब्स होती है इसमें जो फर्स्ट नंबर की होती है उसके कार्टिलेज से। द फोर्सेस ऑफ द अपर लिम्ब आर ट्रांसमिटेड टू द एक्सियल स्केलेटल बाय क्लेविकल थ्रू कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये बात है। तो यहाँ पर ये हाथ लटका हुआ है, इस हाथ का पूरे का वजन, या मैं डिप्स लगा रहा हूँ, आपने कभी पुशअप्स लगाए होंगे, है ना, पुशअप्स लगाते हैं हम, तो पूरी बॉडी का वेट कहाँ होता है, हमारे रिस्ट जॉइंट पर, हाथों पे होता है। फिर दोबारा से जो हमें उठना होता है तो वो फोर्स कहाँ से आता है, मसल्स के थ्रू तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पूरे हाथ का जो वजन ट्रांसफर होगा जमीन से, मैं उसको फोर्स करूंगा, तो वो ट्रांसफर होने का तरीका क्या है, एक्सियल स्केलेटल पे, उसको समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए फोर्स हाथ पे लगाया है ना, किसी ने मुझे धक्का दिया, कोई मुझे सामने से फोर्स लगा रहा है और मैं उसको रोक रहा हूँ, तो फोर्स मेरे पर आया तो वो हैंड से कहाँ शिफ्ट होगा, रिस्ट जॉइंट पर, रिस्ट जॉइंट से कहाँ होगा, कौन सी बोन, मैंने कल भी आपको बताया था अल्ना इन्वॉल्व नहीं होती, कौन सी बोन होती है, रेडियस। रेडियस और अल्ना के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन है, इंटरओशियस मेम्ब्रेन, इसके थ्रू ये अल्ना पे जाएगा। अल्ना एक्चुअल में एल्बो जॉइंट बनाता है ना, रिस्ट जॉइंट रेडियस बनाता है और अल्ना क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट। ये पॉइंट याद रखिए, कई बार बच्चों से वाइवा में पूछ रहे थे, नहीं बता पाते फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इसके बाद पहुंच गए ह्यूमरस, ह्यूमरस से ये वेट शोल्डर जॉइंट के थ्रू किस पर पहुंचा, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला पर। स्कैपुला और क्लेविकल आपस में किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, यानी कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड क्लेविकल का लेटरल हेड, उसके बीच में जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं कोरेको क्लेविकुलर। और आपको पता है क्लेविकल एक्सियल स्केलेटल पे किससे जुड़ा रहता है, स्टर्नम के साथ, तो स्टर्नम और इसके बीच के जॉइंट को बोलते हैं स्टेर्नोक्लेविकुलर। और इसको सपोर्ट कौन सा वो दे रहा है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, यानी फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ जो लिगामेंट जुड़ा रहता है क्लेविकल को, उसको बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये फोर्स ट्रांसमिशन का पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके अलावा हम इस अपर लिम्ब में देखते हैं क्या क्या, थोड़ी सी बातें और रही है कि अपर लिम्ब में देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हर चैप्टर में हम बोन्स के बारे में जब भी हम उसका पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड उसके बोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। बोन्स अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अपर लिम्ब ऑस्टियोलॉजी, जो ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद, जो इंट्रोडक्शन का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके खत्म होने के बाद जो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे ऑस्टियोलॉजी, तो वहाँ एक एक करके हर एक बोन की फीचर्स, उसके मस्कुलर अटैचमेंट, उसका डेवलपमेंट, ऑसिफिकेशन सब पढ़ेंगे। तो इसमें अभी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम मसल्स को जानने की कोशिश करते हैं। जब अपर लिम्ब पढ़ते हैं तो मसल्स को जब जानते हैं अपर लिम्ब में, तो मसल्स ऑफ अपर लिम्ब इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है बेटा इसमें, द मसल्स दैट अटैच द लिम्ब एंड गर्डल टू द बॉडी, है ना, यानी वो मसल्स जो हमारे इस शोल्डर गर्डल को अटैच करके रखती है थोरैक्स के साथ, यानी स्कैपुला से ओरिजिनेट होने वाली मसल्स, या फिर ह्यूमरस से जो अटैच होंगी, जो ह्यूमरस से थोरैक्स को अटैच करवाएंगी, जैसे पेक्टोरल, है ना, तो ये पेक्टोरल मेजर, पेक्टोरल माइनर, वो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये जो मसल है इनका ओरिजिन, इंसर्शन, ये सब। और दूसरा है इंडिविजुअल मसल्स ऑफ आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। तो दो तरीके से मसल यहाँ पर काम करेंगी, ठीक है। जैसे सबसे फेमस मसल डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड क्या है, ये ट्रायंगुलर एरिया जो हमारा शोल्डर बनाती है, ये इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ लेटरली देखते हैं हम इससे। ये ट्राइसेप्स हो गई, ये बाइसेप्स हो गई, ये एल्बो जॉइंट हो गया, ये शोल्डर जॉइंट हो गया। तो ये जो ट्रायंगुलर मसल है जो गोलाई देती है हमारे कंधे को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड। इट इज लाइक अ हुड, देखो हुड जैसे होता है ना, हुड पहनते उस तरीके से होता है। कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और यहाँ पर जनरली इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अभी कोविड का जो इंजेक्शन लग रहा है वो यहीं पर लगा रहे, ज़्यादातर आप लोगों को देख रहे होंगे, कोविड का इंजेक्शन भी लगाते हैं लोगों को यहाँ। द आर्म, क्योंकि यहाँ पर मसल बल्क ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इंट्रामस्कुलर को इंजेक्शन देते हो तो ऐसी मसल में देते हो, या तो ग्लूटियस मैक्सिमम, है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस में देते हो, या फिर आप इसमें देते हो, ठीक है, या कई बार ट्राइसेप्स में भी लगाते हैं। The arm and forearm are invested in the deep fascia like a sleeve and are divided into anterior and posterior compartment by intermuscular septa। आपको पता है हमारे पूरे हैंड में फेशिया होता है। फेशिया क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। ये बेसिक आपने स्किन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा अगर आपने बेसिक वीडियो देखी है। तो ये जो फेशिया होता है, ये फेशिया
कंपार्टमेंट बना देता है, तो उसी के बेसिस पर हमारी मसल्स कंपार्टमेंट वाइज बटी हुई है। क्योंकि भाई अगर देखो तुम बोन है तो बोन तो बिल्कुल सर्कुलर है और ये पूरा मस्कुलर हैंड है, तो इसमें कंपार्टमेंट कैसे बनेगा, ये आड़े तिरछे से डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेप्टा बना है ना, इंटरमस्कुलर सेप्टा, तो ये एंटीरियर मसल हो गई, ये पोस्टीरियर मसल हो गई, ये मीडियल मसल हो गई, क्रॉस सेक्शन देखने पर आर्म का, ठीक है। तो ये इसके बीच में बाउंड्री कैसे बनी, विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस शीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेशिया, ठीक है। ये फाइब्रस शीथ की वजह से तो ये इंटरमस्कुलर सेप्टा बनाती है। द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मेनली एक्ट सिनर्जिस्टिकली टू कैरी आउट specific function. The muscle of anterior compartment are mainly flexors and those of posterior compartment are extensor. तो synergistically का मतलब क्या होता है, synergistically का मतलब होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, ठीक है, एक तरीके से। और एक वर्ड होता है एंटागोनिस्टिकली, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्क करे। तो यहाँ पर देखिए जो मसल ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अगर सारी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल होंगी तो वो आपस में सिनर्जिस्टिकली काम करेंगी, ठीक है। और अगर अपोजिट कंपार्टमेंट की होंगी तो वो एंटागोनिस्टिकली काम करेंगी। द मसल्स ऑफ द हैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वेरियस स्किल्ड मूवमेंट सच एज ग्रेस्पिंग। तो ये हो गया हमारा मसल बेसिक बताया गया है ना। ये इस फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन, बच्चे को थोड़ा डर खत्म किया जाता है कि भाई तुम डरो मत, इसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ी सी मसल है। हालांकि चैप्टर बहुत टफ होते हैं, है ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन डर खत्म करने के लिए, ईज आउट करने के लिए दिमाग में कि हाँ भाई कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन दिया गया है उस दोनों ही बुक्स में, आप दोनों बुक को पढ़ेंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। पिक्चर रिलीज होने से पहले जो ट्रेलर होता है, बस उस तरीके बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी सीखे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है। तो अब बात करते हैं, हमने बोन की बात कर ली कि बोन को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मसल में हमने देख लिया कि कौन कौन सी मसल है। एक वो मसल है जो शोल्डर को, जो पूरे आर्म को चेस्ट रीजन से, बैक रीजन से अटैच करती हैं, और एक इंडिविजुअल मसल होती है आर्म, फोरआर्म, इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें नर्व्स में देखना है कि जो नर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो नर्व सप्लाई टू द अपर लिम्ब इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रैकियल प्लेक्सिस। नाम बिल्कुल रट लो, ब्रैकियल प्लेक्सिस के थ्रू हमारे पूरे हाथ को नर्व सप्लाई होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 टू C8, ठीक है, C5 से C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व। वेंट्रल रेमाई, वेंट्रल मतलब एंटीरियर, ठीक है। आपको पता है जो अपने स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन निकाले हैं तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से एक नर्व निकलती है, यहाँ से एक नर्व निकलती है, दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, स्पाइनल नर्व। तो ये एंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर होता है, ये डॉर्सल बोल दो इसको वेंट्रल रेमाई बोल दो, दोनों से मिलकर कंप्लीट बनती है एक नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो वो कौन सी ब्रांच से आता है, ये हमेशा ये एंटीरियर वाली से, ठीक है, वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 एंड T1, ठीक। द 5 मेन ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये 5 नर्व हमारे पूरे हैंड में सप्लाई देती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक्सिलरी, मस्क्यूलो क्यूटेनियस, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व, ठीक है। तो 5 नर्व मेनली आपको उसके फंक्शन, उनकी सप्लाई, उनके सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन, उनके अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है हाथ में, क्या न्यूरोपैथी हो सकती है, नर्व रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बस, लेकिन है केवल 5 ही, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये बनते कैसे हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस पर अपने आप में एक पूरा वीडियो बनेगा, वो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अपनी जनरल बता रहे हैं कि इस पूरे हैंड में जो नर्व सप्लाई का मॉडल रहता है कुछ ऐसा रहता है। आप देख सकते हैं इसको, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन निकाल के दिखाया गया। देखिए रेडियल नर्व आगे से आई है लेकिन पीछे को चली गई, यानी कौन से कंपार्टमेंट में सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। फिर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, देन रेडियल नर्व कहाँ आई, थोड़ी देर के लिए बाहर, और फिर पीछे की तरफ चली गई। देन मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है। फाइनली मीडियल नर्व और अल्नर नर्व आ पाई यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद मीडियल नर्व का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अल्नर नर्व का कहाँ से हुआ, अल्नर नर्व किस तरीके से, और आ कहाँ से रहे हैं सारे के सारे, ब्रैकियल प्लेक्सस से। तो ब्रैकियल प्लेक्सस से ये पूरी नर्व सप्लाई। तो इस डायग्राम में तो एक जनरलाइज बताया गया कि इस तरीके से पूरा जाल बिछा हुआ है नर्व्स का, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, ठीक है।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ नर्व के बारे में। एक्सिलरी नर्व जो है वो एक्सिला वर्ड है, यानी एक्सिला वाले आसपास का एरिया, यानी डेल्टॉइड मसल को और टेरिस स्पाइनल मसल को याद कर लो, बिल्कुल रट लो, ये दो मसल्स को सप्लाई देती है। ठीक है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की बात करूं, मीडियन की बात करूं, अल्नर नर्व की बात करूं, तो ये एंटीरियर या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, यानी अगर सुपाइन पोजीशन में आप खड़े हो जाते हो तो सामने का पूरा हिस्सा इन तीन नर्व से सप्लाई होता है। ठीक है, रेडियल नर्व की बात करें तो ये एक्सटेंसर या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म को सप्लाई करता है। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कौन सा हो गया, पीछे वाला, ये पूरा कौन सप्लाई करता है, रेडियल नर्व। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात है, ऑल द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व एक्सेप्ट मसल्स ऑफ थिनार एमिनेंस एंड फर्स्ट टू लंब्राइकल्स। ठीक है, थिनार एमिनेंस एंड फर्स्ट टू लंब्राइकल्स। तो जो इंट्रिंसिक मसल है हैंड की, तो ये इंट्रिंसिक मसल क्या है, एक्सटेंसिव मसल क्या है, ये बहुत डिटेल की बात है, ये आगे डिस्कशन होगा, इसको मैं अभी आपके लिए कंफ्यूज कर, अभी के लिए बस याद रखूँ कि हाँ बुक में ऐसा लिखा है, आगे के लेक्चर्स में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मसल जिनका ओरिजिन यही बोन्स से हो रहा है, लोकल। एक्सटेंसिव मतलब जो एक जॉइंट को क्रॉस करके आती है, यानी फोर आर्म से उसका ओरिजिन हुआ है और यहाँ हैंड पर आके उसका इंसर्शन हुआ है, वो एक्सटेंसिव मसल हो गई। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक मसल की सबकी सप्लाई कौन देता है, अल्नर नर्व। एक्सेप्शन कौन है, थिनार एमिनेंस। थिनार एमिनेंस में से अंगूठे के नीचे वाला जो उठा हुआ उभार है इसको थिनार बोलते हैं, और साइड वाला ये छोटी जो स्मॉल फिंगर है इसके सामने वाली जो ये हिस्सा होता है ये वाला, ये हाइपोथिनार है, ये थिनार है। थंब के बाद ये जो उठा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं हम थिनार एमिनेंस एंड फर्स्ट टू लंब्राइकल्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की, यानी ब्लड सप्लाई की। तो आर्टीरियल सप्लाई में क्या याद रखना है कि ब्लड टू द अपर लिम्ब इज सप्लाइड बाय द फोर मेन आर्टरीज। 5 नर्व हो गई, 4 आर्टरीज हो गई, कौन कौन सी, एक्सिलरी, ब्रैकियल, रेडियल एंड अल्नर। एक्सिलरी, ब्रैकियल, रेडियल एंड अल्नर। द एक्सिलरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। देख पा रहे हो यहाँ पर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, कहां से निकलता है, ये एओर्टा से, है ना, वहां से ये निकला और ये क्लेविकल के पीछे की तरफ, आगे की तरफ तो टच करके देखो कुछ है नहीं, इस क्लेविकल के जस्ट पीछे यहाँ पर सबक्लेवियल आर्टरी जा रही है ये। ठीक है, ये सबक्लेवियल आर्टरी जा रही है। एक्सिला में आते ही इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या होता है, एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियल आर्टरी। इसके बाद इसमें से एक ब्रांच निकलती है एक्सिला से बाहर आते ही, प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। कौन सी, प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, ब्रैकियल आर्टरी। एक्सिलरी का नाम ब्रैकियल कब होगा, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल इट्स नेम इज चेंज टू ब्रैकियल आर्टरी। तो यहाँ पे मसल्स के बारे में जब पढ़ेंगे, यहाँ से एक मसल आती है टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, ये तो इसको जैसे ही इस मसल को ये क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद इसका नाम क्या होता है, ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी कंटिन्यूअस डाउन to the arm and just distal to the elbow joint it divides into radial and ulnar। और देखिए जस्ट इस एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते ही ये दो में डिवाइड हो गया। क्या क्या नाम हो गए, रेडियल साइड वाले का रेडियल हो गया और अल्नर साइड वाले का अल्नर आर्टरी। विच फॉलोज द बोन्स आफ्टर विच दे आर नेम्ड। और जिन बोन्स के साइड में चलते हैं उन्हीं के बेसिस पर इनका नेम रख दिया गया है। In the hand, radial artery terminate by forming the deep palmar arch। देखो ये आर्च बनी है ना, ये सर्किल घूम के ब्लड ऐसे कैसे ही आ गया। डीप पाल्मर आर्च एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेडियल आर्टरी टर्मिनेट बाय फॉर्मिंग द डीप पाल्मर आर्च एंड अल्नर आर्टरी टर्मिनेट्स बाय फॉर्मिंग द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। दोनों ही क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। कौन सी आर्टरी से डीप पाल्मर आर्च बनेगी, तो रेडियल आर्टरी से डीप पाल्मर आर्च बनेगी और आपकी अल्नर आर्टरी से सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनेगी। ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। द एक्सिलरी आर्टरी सप्लाइज द शोल्डर रीजन। एक्सिलरी आर्टरी इतने रीजन के
स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है। द ब्रेकियल आर्टरी सप्लाइज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। आर्म की बात करेंगे तो ब्रेकियल। रेडियल एंड अल्नर आर्टरी सप्लाई द लेटरल एंड मीडियल पार्ट ऑफ द फोर आर्म रेस्पेक्टिवली। जो जिस तरफ का है, तो अल्नर मीडियल साइड में है तो ये मीडियल को करेगी, रेडियल लेटरल साइड में है तो ये रेडियल फोर आर्म को सप्लाई करेगी। तो अब देखते हैं वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। द डीप वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब फॉलोज द आर्टरीज and runs superiorly towards the axilla, where axillary vein travels superiorly and become subclavian vein at the outer border of the first rib। देखते हैं ये जो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो, यहाँ पर ये कौन सी है, ये वेन फाइनली एक्सिलरी वेन बन गई है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, where axillary vein travels superiorly and become subclavian vein at the outer border of first ribs। तो अगर मान लो ये फर्स्ट रिब है तो इसके आउटर बॉर्डर पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, सबक्लेवियन वेन। यहां से ऊपर क्या हो जाएगा इसका नाम, सबक्लेवियन वेन। क्या नाम हो गया इसका, सबक्लेवियन वेन। फर्स्ट रिब के बाद, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो ये डीप है, डीप स्ट्रक्चर में चला जाएगा एक्सिला में, सुपरफिशियली आप इसको फील नहीं कर सकते। अब आ जाता है सबक्लेवियन वेन। क्रॉस करने के बाद सबक्लेवियन वेन ऊपर जाके कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द रूट ऑफ नेक वेयर इट जॉइंस द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन को अपना ब्लड दे देगी और ये इंटरनल जुगुलर वेन ब्रैकियोसेफेलिक वेन में अटैच हो जाएगी। तो ये सबक्लेवियन वेन कंटिन्यूअस टुवर्ड द रूट ऑफ द नेक वेयर इट जॉइंस द इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये नेक तक जाएगी सबक्लेवियन वेन, कोस्टल फर्स्ट रिब को क्रॉस करने के बाद, और नेक में नेक की रूट में ये ज्वाइन करेगी किसको, इंटरनल जुगुलर वेन को, और क्या बनाएगी, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। टू ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स, एक राइट साइड से आएगी और एक लेफ्ट साइड से आएगी, ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म सुपीरियर वेना कावा। और ये वर्ड आपने हार्ट में सुनाई होगा 11th-12th में, सुपीरियर वेना कावा विच ड्रेन्स इनटू द हार्ट। और सुपीरियर वेना कावा का जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा का बोलता है। तो ये यहाँ से उल्टा जाएगा ब्लड, पहले यहाँ से यहाँ आ रहा था, वेन्स में ब्लड उल्टा जाएगा। ठीक है, तो ऑरिजिन इसका किधर से बताते हैं, वेन्स का ऑरिजिन हम बताते हैं हमेशा डिस्टल एंड से, और आर्टरीज का ऑरिजिन किधर से बनाते हैं हम, प्रॉक्सिमल एंड से। ठीक है, तो डीप वेन के बारे में आपको समझ आया। अब सुपरफिशियल की बात करते हैं। सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब ओरिजिनेट फ्रॉम द डोर्सल वेनस आर्च ऑफ द हैंड। ये वेनस आर्च डोर्सल, कौन सी वाली, डोर्सल वेनस आर्च। ठीक है, द लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च फॉर्म द सिफेलिक वेन। लेटरल कौन सा है, ये सिफेलिक वेन बन, लेटरल एंड बाहर की तरफ ना, अंगूठा थंब बाहर की तरफ, तो लेटरल हो गया। ठीक है, सिफेलिक वेन which runs along the lateral aspect of the upper limb and terminate into the axillary vein in the axilla। और ये फाइनली कहाँ जाके टर्मिनेट हो जाता है, एक्सिला में। जबकि जो मीडियल एंड होता है, द मीडियल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च फॉर्म द बेसिलिक वेन। ये रही आपकी बेसिलिक वेन, ये मीडियल साइड में हो गया, which ascend along the medial aspect of the upper limb and empties into the axillary vein as well। और ये भी अपना फाइनल कहा जाता है, यानी क्या बोल देते हैं, ABC। ठीक है, बेसिलिक सिफेलिक दोनों किसको देते हैं अपना ब्लड, एक्सिलरी को। ठीक है, द एंटीरियर टू द एल्बो द सिफेलिक वेन इज कनेक्टेड टू द बेसिलिक वेन वाया मीडियन क्यूबाइटल वेन। चलिए पीछे के एस्पेक्ट पे रहे हैं यहाँ पर इधर, लेकिन यहाँ से ये एल्बो में, एल्बो के जॉइंट से पहले ही आगे की तरफ आ जाएंगे और आगे आके दोनों कनेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कौन से, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन की हेल्प से ये दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ से क्या आया, बेसिलिक वेन, ये आ रहा है, देखिए कहाँ से आया, ये पीछे डोर्सल सरफेस पर होगा,
और इधर से कौन सा आया, सिफेलिक वेन, और दोनों ये किससे आ गए, मीडियल क्यूबाइटल वेन से अटैच हो गए। आगे जाके बेसिलिक वेन भी किसके साथ मिल गया, एक्सिलरी के साथ, और सिफेलिक भी किसके साथ मिल गया, एक्सिलरी के साथ। तो दोनों ने ही अपनी सप्लाई किसको दे दी, एक्सिलरी को, ठीक है। और एक्सिलरी आगे जाके किसका क्या बन गया, सबक्लेवियन। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी कौन किसको अपना सप्लाई देता है, ठीक है। तो यहां पर ये वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब का बेसिक आइडिया खत्म हुआ कि सुपरफिशियल होता है, डीप होता है, ये आपको नाम याद रखनी है। बाकी तो डिटेल टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब देखते हैं लिम्फेटिक सप्लाई।